नमस्कार। भोजपुरी समाज के सरताज के रूप में आज हमारे मेहमान हैं भोजपुरी क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के एक ऐसे समाज सेवी जिसे लोग उस इलाके में एक संत के रूप में सम्मान देते हैं, श्री घनश्याम शुक्ल जी, बहुत बहुत स्वागत बा। रुआ कंट्रीब्यूशन के रुआ जीवन के बहुत सारा आयाम बा। रुआ लगभग 4 दशक 5 दशक ए इलाका के दे देनी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, समाज सेवा के क्षेत्र हो। आज जब लोग रुआ के पंडित मदन मोहन मालवीय की संज्ञा दिला, गांधी जी की संज्ञा दिला, संत के रूप में जब रुआ के सम्मान दिला, तो रुआ का लगेला? रुआ कौना काम के चलते, रुआ कौना कंट्रीब्यूशन के चलते ए ढंग के संज्ञा मिला था? प्रश्न ठीक बा। माने हम तो मालवीय जी या गांधी जी या जौन भी हमरा के लोग नाम देला इलाका के लोग, चाहे जे मित्र या पत्रकार या जे भी लोग, हम ओकरा के अब आदर तक करी ले, लेकिन हम ओकरा के माने में दिक्कत बा। हमरा भीतर बचपन से जन्मजात एक रहे कि दूसरा के तकलीफ देख के पीड़ा हमरा बहुत तकलीफ होके, जब ओकर पीड़ा दूर होके तो थोड़ा राहत मिले। ये बचपन से हमार मामला रहे। जब अभी हम होश भी ना समझे, थोड़ा होश में भी नहीं तो वो ये घटना रहे। एक कई जगह हमरा ये चीज़ मिलल। एक बार स्कूल में वो देखावत रहे मदारी, तो ओकरा लाठी से चला के धड़ के अलग करे के रहे। हम स्कूल स्टाफ, हाई स्कूल सब लोग बैठे रहे लड़का। हमरा बुझाइल कि हमरे शरीर अलग हो रहा बा। हम खड़ा होके बहुत डटने, पैसा जो रहे बगली में हटा दे देने। एक बाद हमार शारीरिक स्थिति थोड़ा खराब भई, तो डॉक्टर लोग से बुला के हमारे इलाज के, तो दूसरा की पीड़ा, ई प्रेरणा से ही समाज के जौन भी हम काम करें, राजनीतिक काम करें, उनमें ही रहल जे गरीबी दूर हुई, समाज में जे पिछड़ा बा, महिला बा, अंत्यज बा, दलित बा, ओकर समस्या के समाधान हुई। बहुत पीड़ा में बा। हजारों साल से सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर ओर से वो पिछड़ा बा। तो राजनीति में हमरा के प्रवेश करौलस। ओमें गांधी जी, जेपी लोहिया जी, बाद में किशन पटनायक जी, सरिता बाबू, मेधा पाटकर वगैरह सब लोग हमारा के प्रेरित कैल। सब लोग के हमरा मौका मिलल साथ में कुछ दिन काम करे के। ये जो नाम लेनी है या जो धारा के, सब नाम अपने आप में एगो धारा बा, एगो आंदोलन बा, एगो संस्था बा। ये सब संस्था से, आंदोलन से कैसे रुआ जोड़? बहुत अच्छा। यहाँ हम आए ओकरा पहले बचपन से चलता नहीं कहे कि राउर जीवन जब केहू के लोग संत कहे लगे या संज्ञा देवे लगे, बड़ा महापुरुष से तुलना करे लगे, तो ओकरा जिंदगी के कहानी बड़ी रोचक होला। वो इतना आसानी से तो चलल ना हुई, बहुत रोड़ा आयल हुई, बहुत बाधा आयल, बड़ा संघर्ष ओकरा सहे के पड़ल हुई, और बड़ा उधार के खिलाफ चले के पड़ल हुई। तो उधार के खिलाफ चले वाला जो कहानी होला, ओकरा घर कोई सुने के चाहेला या वो बहुत लोग के मार्ग प्रशस्त करी, रास्ता बनाई। तो हम ये जाने के चाहते हैं कि जो बचपन और बात थोड़ा सा अपना बचपन के परिवार में के रहे, ये तरी पढ़ाई भई, यहाँ तक आई के लोग से संपर्क कैसे? हमार परिवार ब्राह्मण परिवार रहे जी। पिताजी गुरु शिष्य परंपरा वाला रही, तो पूरा पुरातन पंथी रहे मामला जी। हम वही बेरा थोड़ा जागरूक होके पुस्तकालय के पुस्तक से राजा राम मोहन राय या अम्बेडकर या गांधी लोहिया के पढ़ला से सामाजिक जौन जाति प्रथा रहे, खासकर एकरा भीतर हमरा विरोध पनपे लागल रहे बचपन में ही जी। प्रेमचंद वगैरह के कहानी, उपन्यास, रेणु जी के वगैरह के पढ़ला से ये सब चीज़ हमारे मानसिक रूप से हम तैयार हो चुके हैं। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या सब लोग के गाँव में हम देखबे करें कि दलित लोग अपना दरवाजा पर चटाई पर भी ना बैठ सकत रहे, और तो और रहे लोग कोनो पैर में चीज़ ना पहन सकत रहे, पानी ना पी सकत रहे कुआं पर, पोखरा में। इत आँख से हम देखी, माने एक तो हमारा साक्षात्कार होके गाँव में, किताब हम पढ़बे करी।
ई मन में आई गई बहुत खराब बात बा कि मनुष्य के एक मनुष्य का साथ है। जब एक किताबन से गुजरने, किताबन की दुनिया से रुआ गुजरने, तो रुआ अंदर के सोशल एक्टिविस्ट जागल, एगो ये सब चीजन के देख के मन में पीड़ा पैदा हुई, और का रुआ अंदर के लेखक भी जाकर रुआ लिखे के शुरू कैनी, कुछ लिखनी, या अंदर रहे कि एगो आंदोलनकारी के रूप में हम एगो एक्टिविस्ट के रूप में आगे बढ़ब का गुजरला के बाद पहला जो रिएक्शन रहे रुआ का? हमरा भीतर ई रहे कुछ लिखे उखे वाला तब कम बात रहे, लेकिन एक भी बात रहल कि ये लड़ाई से सामाजिक राजनीतिक आर्थिक बदलाव हुई तो मनुष्य के पीड़ा दूर हुई और समाज आगे बढ़ी, देश का हित में बहुत अच्छा हुई। रुआ उस समय 6वां या 7वां में पढ़ा? 7वां पढ़ा। आगे की यात्रा? आगे की यात्रा में हम 8वां में आवत लाइब्रेरी के पूरे चाबी मिल गई। हम हमेशा रहे लगनी अपने ही एजा से थोड़े दूरी पर इनार रहे आ खेत पाटत रहे, वजह कुछ सवर्ण बाबू साहब लोग बैठा रहे आ हम एक दलित चलावत रहे पानी, हम ओकरा से लेके नहैनी तो उस समय के जे बूढ़ा रहे वहाँ का कहनी जे हम छाँट दें, एक हाली कहनी, 2 हाली कहनी, 3 हाली कहनी, चौथा बार में हम कहनी कि हम रौला के छाँट दें। और में तर तहदुक भइल आ वहाँ का गांव में घूम घूम के लोग से, खासकर सवर्ण लोग से ये बात बताओने कि एक परिवार के ब्राह्मण लड़का बिगड़ गई बड़न, हमने का शास्त्र खोले के बा आ उनका के छाँटे के बा, दलित के पानी से नहीं ले बाड़े। हमार पिताजी पूरे पंडित पुजारी या वो सब चीज़, तो हम थोड़ा सा दब गए नहीं कि हम थोड़ा एकर प्रतिक्रिया दे, चुनौती दे, तो हो सकेला जी वहाँ का आत्महत्या कर लिया चाहे कोनो माने बहुत सही हो जाए, तो हम चुप लगा गए नहीं थोड़ा। जब वहाँ का चल गए नहीं जैसे बाहर, तो हम अपन चुनौती दे के सवर्ण समाज के अपन चिरकी काट देनी और जनेऊ तोड़ देनी। 8वां में जब हम पढ़त रहे तो 60 के जो दशक रहे, 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 वो भाषाई आंदोलन चलत रहे, भाषा के आधार पर स्टेट के बंटवारा वगैरह भी होते रहे वही समय से स्टेट में। और वह 61-62 में हाई स्कूल कैले होगा, 64 में मैट्रिक, 64 में वो मैट्रिक कैली। विद्यार्थी रहुआ कैसा रहनी पढ़ाई लिखाई? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न बा, हम चीज़ बता दें। शुरुआत में हम पढ़ाई में अच्छा रहे, मिडिल स्कूल तक, 8वां तक में हमारा मैथमेटिक्स में एडवांस मैथ रहे, वो में 100/100 आई, 100/100 तक क्लास में 15 आदमी के आई, लेकिन हमार खासियत है कि 45 मिनट पे हम सब हिस्सा बना दिले, पढ़े में मन लगत रहे बड़ा। हमरा ईसा मसीह के विवेकानंद के पढ़े के जो मौका मिलल, वो हमरा के थोड़ा इधर उधर कैलस कि धन के का जरूरत बा, नौकरी के का जरूरत बा, ये दुनिया थोड़ा हम साधुता टाइप में मठिया में भी रहे लगनी। 10 साल मठिया में, गांव का श्री वैष्णव मठिया है गांव के, वो में हम 10 साल रहल बानी। तो रामकृष्ण परमहंस के ही वही समय में 7वां 6वां में हमारा पढ़े के मौका मिल गई, ईसा मसीह के पढ़े के मौका मिल गई, तो हमारा बुझाई जे संसार ही धन काहे खातिर, तो हमार पढ़ाई थोड़ा। कौन ऐसा चेहरा याद बारुआ आस पास के जे नोटिस कैले हो कि लड़का जौन बा कि आम लड़का नहीं थे, बिल्कुल अलग हट के हुई, कुछ करी के हुई, सब कहले हो के? हमने के जौन लाइब्रेरी में ले आई मसूदन पांडे जी, वहाँ के कहीं तना परिवार के रही, वहाँ के कहीं तना, लेकिन अपना व्यवहार से वहाँ के हमरा पर इतना भरोसा भइल कि ये चाबी केहू के ना दी हमारे के देनी। 10 साल तक हम लाइब्रेरी में रहने, तो ये एहसास वहाँ के रहे जे ये आदमी कुछ करी, और लोग से कहबो करी कि अधिकांश लाइब्रेरी किताब यही उम्र में पढ़ गई रहे, तो लोग हमरा से कहे कि वाह, हमरा मुँह पर ना कहीं, लेकिन ये चीज़ रहल। पढ़ाई की बात करते नहीं कि प्रभाव पड़ा, पढ़ाई हमारे मेन स्ट्रीम के पढ़ाई पर असर है। तो पढ़ाई पर हम आगे चल के मैट्रिक के हमारी परीक्षा रहे 6माही, तो में हम 6 विषय में फेल कर गई। अच्छा, जे अच्छा रहे, जे 100 में 100 ले आवत रहे, 100 में 100, 7वां में 3rd और 2nd रहे, वो मैट्रिक आवत इतना पढ़ाई से पीछे हट गई, ड्रॉप आउट कहल जा सकेला ओकरा की चीजन। हम साधु संत पढ़ाई का चीज़ है छोड़ छाड़ के। और दूसरा रूप से जब हम 26 में फेल करी तो हमारा डर हो गई कि पिताजी आए बाहर से तो हमरा के खूब मारो। तो हम 6 महीना तक राजपुर हॉस्टल में, हॉस्टल ना रहे लेकिन 2-4 साथी इंतजाम करके बना खा के पढ़नी। हमारे गुरुदेव मेरा बड़ा मदद कैनी
राजनाथ सिंह जी बनारस के रही, हेडमास्टर रही, दादा कहल जाए, आ रामदहीन बाबू साइंस टीचर, ये सब लोग हमरा के बहुत पढ़ावल। तो जैसे तैसे हम 3rd डिवीजन मैट्रिक पास करेंगे जैसे तैसे। हाई स्कूल के बाद? हाई स्कूल के बाद हम चाहते थे कॉलेज में पढ़ने के लिए जी, आर्ट्स विषय को लेकर जी। पिताजी बहुत संपन्न तो नहीं थे, लेकिन मुझे पढ़ा सकते थे, लेकिन वो हमें हमारे पढ़ाई की और कॉलेज की पढ़ाई को जानते शायद नहीं थे, ध्यान नहीं देते थे। यहाँ तक मैं उनसे प्रार्थना किया कि यहाँ छोड़ दीजिए, तो आप जहाँ गुरु शिष्य की काज करते हैं बेतिया में एक डेरा में रहूँगा, खाना बना के, या बेतिया कॉलेज में पढ़ लूँगा। अच्छा, वैसे गुरु शिष्य परंपरा के विद्यालय थे उस समय, जैसे गुरुकुल में पहले होता नहीं, था? नहीं वैसे नहीं जी। जो गांव घर के गुरु शिष्य हमारे पिताजी चेला बनाने की वृत्ति में कथा वाचन वगैरह करते थे बेतिया में जी, आज जी। भी वो चेला लोग चाहते हैं हमको जी। अब मैंने उनके प्रार्थना के बाद तो मैं कहा कि आप यहाँ नहीं तो वहाँ मेरा नामांकन करा दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। तो पिताजी वो भी नहीं किए, तो 1 साल मेरा ब्रेक हो गया और मैं टारी हाई स्कूल में पढ़ाया जी, 1 साल। अच्छा, हाई स्कूल के बाद हाई स्कूल में पढ़ाया 1965। ये अध्यापन का पहला स्वाद था अध्यापन का जी, पहला। और मोहन प्रसाद विद्यार्थी जी उसके प्रधानाध्यापक थे। हमको 1 साल पढ़ाने के बाद 60 रुपया हमको दिए, उस जमाने के लिए बहुत था जी। और कुछ मैं ट्यूशन किए हुए था, और उससे पैसा लेकर सिवान DAV में मैं नामांकन कराया। उस समय प्री यूनिवर्सिटी था जी, BA का पार्ट 1 प्री यूनिवर्सिटी, और 2 साल में वहाँ पढ़ा जी। 2 साल पढ़ने के वक्त ही 67 के जनवरी में टारी मिडिल स्कूल में हमारी नियुक्ति रामायण बाबू जो सेक्रेटरी थे मिडिल स्कूल हाई स्कूल के, वो कर लिए थे। मैं उसी समय थोड़ा राजनीतिक और सामाजिक अपना पहचान इलाके में बना चुका था जी। तो मैं जानता भी नहीं था कि मेरी बहाली हुई है। मुझे आने पर पता चला कि कमेटी आपको रख लिया है इसमें। मेरी इच्छा नहीं थी आने की, मैं सोचता था कि साहित्य से या पॉलिटिकल साइंस से मैं ऑनर्स करके तब अब ब्रेक करूं। तो हमारे CR रमन त्रिपाठी जी कहे कि तू प्राइवेट से ऑनर्स कर लोगे लिटरेचर में, कोई दिक्कत तुम्हारे लिए नहीं है, जाके नौकरी योगदान कर लो। मैं पैसा का भी अभाव था ही, आके मैं कर लिया। हालांकि बहुत बार प्रयास किया, लेकिन इतना आंदोलन और सामाजिक काम में मैं लिप्त रह गया कि 12 बार फॉर्म भरने के बाद मैं परीक्षा में बैठ नहीं सका। आपने ग्रेजुएशन नहीं की हम अब तक नहीं की? अब तक नहीं की। अच्छा, अब तक नहीं की। और वहीं शिक्षक हुए, बीच में आंदोलन आया। और मुझे लगता है, मैं ही रोक रहा हूँ आपको, भले आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, लेकिन बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट और PhD लोग आप पर करेंगे आने वाले वक्त। वो अलग बात है, ये अलग बात है। आपका विरोध घर में हुआ, घर में और ताउम्र हुआ, अभी भी है, समाज में हुआ, अपने ही लोगों ने विरोध शुरू किया। आप समता की बात करने लगे, तो विरोध को सहने की जो ताकत है, और उल्टे वो एक एनर्जी चाहिए उस विरोध को सहने के लिए, और दूसरी एनर्जी चाहिए समाज में काम करने के लिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है, आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, इतना मजबूत कैसे बनाते हैं, ये लोग जानना चाहेंगे। ठीक प्रश्न। जो ना अपने यहाँ कहा जाला कि वो पता नहीं कौन माटी के बनल बने कहे लालो जी। तो ये जो आपका प्रश्न बड़ा जानवीन है कि कैसे इस विरोध को आप सहना। तो शुरू से ही 8वां से ही धीरे धीरे घर और समाज में विरोध शुरू हो गया था। उसका मैं जवाबी हमला देना शुरू कर दिया था। और जिस संस्था में मैं पढ़ाने गया स्कूलों में, वहाँ भी सवर्ण शिक्षक थे और अवर्ण भी थे, वहाँ भी ऐसे शुरू हुआ, तो वहाँ भी जवाब देना शुरू किया। और धीरे धीरे मुझ में ताकत आती गई। और साथ में जो हमारा संगठन था JP मूवमेंट का, फिर बाद में हम समता संगठन में आए, फिर समाजवादी जन परिषद में आए, जिसमें किशन जी, सुनील जी, जोगेंद्र यादव जी, ये सब लोग। तो हमारा जो कैंप चलता था उसमें इस सब चीज़ों पर लोग आते और हमारा काफ़ी सहयोग करते थे, प्रेरित करते थे। और फिर मैं बड़े लोगों को पढ़ता था कि राजा राम मोहन राय का घर में कितना विरोध हुआ, अंबेडकर का कितना विरोध हुआ समाज में, देश में। उनको पोखरा में पानी पीने देना, उनको दाढ़ी बनाने वाला नहीं बनाता, उनको जब वकील हुए मुंबई में तो कोई डेरा नहीं देता था उनको, तरह तरह का ये पढ़ता था मैं।
गांधी का मैं पढ़ता था किस तरह से विरोध हुआ घर और बाहर, डॉक्टर साहब का कैसे विरोध हुआ, फिर विदेश के लोगों का मैं पढ़ा कि किस तरह से गालियां दिया लोगों ने मंसूर और ईसा को, और फिर सुकरात को जहर का प्याला। ये सब मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे, मेरे को ऊर्जा भरते रहे कि मैं छोटे पैदान पर काम करता हूँ। बड़े बड़े लोगों का तो बड़ा बड़ा विरोध हुआ। गांधी के मैं पढ़ा हूँ, गालियां रोज 100 चिट्ठियों में लिख के आती। जब वो बिरला मंदिर में नमाज का वो कलमा पढ़ते तो हिंदू लड़के नौजवान उनका मुंह दाब देते, और वो जब तक मुंह दाबे रहते तब तो वो चुप रहते, और जब हटाते तो फिर कलमा पढ़ते। ये आपके अध्ययन, ये यहीं से मुझे ये आपको अध्ययन की बात है, जाने आपने ऊर्जा ली। हाँ, शायर जो होता है, जो कवि होता है, वो अपनी पीड़ा को कागज पर उतार देता है। मतलब आउटलेट कहीं न कहीं चाहिए। अगर घर में नई बहू आती है, देखते हैं सास बहुत कर्कश है, बहुत डांटती है, तो अपने छोटे बच्चे को मारना शुरू करते। आउटलेट वहाँ है। आपका आउटलेट कहाँ? अच्छा, हाँ, मेरा आउटलेट, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। वाह। मेरा आउटलेट रहा कहानियों उपन्यासों को पढ़ना और लता जी का गीत सुनना। आप केवल सुनते ही थे कि गाते भी, कभी गाने की कोशिश? और मुझे लगता है कि जो आदमी भी जो सफल हुआ है, मैं उसकी जिंदगी जो है बहुत लयबद्ध होती है, बड़ी लयदारी होती है उसकी जिंदगी। आनंद है, प्रेम के प्रति है, संगीत के प्रति है, प्रकृति के प्रति है, फूलों के प्रति है। गुलाब का 2 फूल देख लेता हूँ, सब दुख भाग जाता है। गीत लता जी का सुन लेता हूँ। लता जी पर किताबें हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। लता का सूर गाथा जो अभी यतीन्द्र मिश्र जी लिखे, अभी यही है। एक तो टाटाई का, हाँ, मैंने पढ़ी। यतीन्द्र भाई ने मुझे वो किताब दी। मेरे अच्छे मित्र हैं, और उन्हें और मुझे एक ही साथ भारतीय भाषा परिषद सम्मान मिला, मेरे गजल की पुस्तक के लिए और हिंदी साहित्य के लिए यतीन्द्र को। आपसे अगर कोई एक गाना मैं गुनगुनाने के लिए कहूँ तो क्या गुनगुनाएंगे? अच्छा, ये आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गुनगुना के तो नहीं गा सकते। संगीत की आप बात कर रहे थे, कहते हैं कि शुक्ल जी बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, लोग आप जब बोलते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। इतने सारे आंदोलन से आप जुड़े रहे, किसानों के आंदोलन से लेकर, और आपका समता पार्टी जो थी, तो कभी आपको मन नहीं हुआ, इतने कार्यक्रमों में आप गए कि जो आप भाषण देते थे जगह जगह अलग अलग विषयों पर होते थे, उनका कोई संग्रह निकले, एक जगह इकट्ठा हो? ऐसा मेरे मन में कभी नहीं हुआ कि मैं इतना अच्छा बोलूं कि संग्रह के रूप में आए। लेकिन जब मैं मंच संचालन करके या बोल के नीचे उतरता तो लोग कहते कि आप बहुत अच्छा बोले, तब हमको मालूम पड़ता था कि मैं अच्छा बोला हूँ। ऐसे ये 30-40 साल की प्रक्रिया हुई, आप आज से तो बोल नहीं रहे, 40-50 साल हो गया, 50 साल हो गया, तो आपको नहीं लगा कि नहीं, ये हम पहले आप अध्ययन करते होंगे, अब आप ऐसे भी चले जाते हैं, शुरू में अध्ययन करते होंगे, जो विषय होता, सामग्री, आप ऐसे नहीं चले जाते हैं जो लोग जाते हैं और उनका फिक्स फॉर्मेट है, कुछ भी हो, मतलब हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, वो नहीं तैयारी। तो अब तैयारी, तो वो सारी चीज एक जगह इकट्ठा हो, लोगों को लाभ। कभी ऐसे लिखने के लिए आपका मन नहीं हुआ कि हम थोड़ा समय, क्योंकि आपका प्रश्न बड़ा जायज है। पहले ऐसा नहीं होता, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि कुछ लिख दूं जिससे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले और काम करने में उनको सुविधा हो। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, अब थोड़ा समय मिले। अच्छा, एक थोड़ा हट के बड़ा, मैं थोड़ा सा आपको सवाल खटकेगा। नामवर सिंह जी के साथ एक मैं बातचीत कर रहा था कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि जो तो मारे को होते ना, तो ओकरा फूल माला पुण्य ओकरा गर्दन इतना लाल की फूल माला पे क्यों मर गया? मतलब बहुत सम्मान, बहुत आदर, बहुत तारीफ। बस सही बात है। ऐसा डर ना लगे, लरुआ लगे ना कि हमारा पाप चढ़ता है, कमजोर होता नहीं। ठीक। अभी में कितना सांच वाला बा, कितना मुंह देखा हुआ बा। अच्छा प्रश्न है जी। जब हमको लोग सम्मानित करने के लिए या सब काम करते हैं ना, तो पहले तो मैं जान यदि जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप मुझे सम्मानित नहीं कीजिए, हमारे से बहुत सीनियर बहुत से लोग वहाँ पर जाइए। लेकिन अनजाने में, मैंने बिना कहे हुए जब हमको सम्मानित करते हैं तब हमको ये होता है, और उसका कोई हम पर असर नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि जो मैं हूँ वो हूँ। हमको अतिरिक्त कोई कहता है कि आप हैं तो मैं नहीं हूँ, उसके नीचे भी कहता है तो मैं नहीं हूँ, इसीलिए समाज के उस सम्मान देने उससे हम पर कोई खास असर नहीं पड़ता। हम बातचीत को समेट रहे हैं। बहुत ठीक। इस सफर में कौन सी ऐसी चीज है जो आप जब बैठते हैं आंख बंद बहुत खुशी देती है, लगता है कि यार मैंने कुछ किया है,
एक बड़ा काम किया, कौन सी जो आपको आंतरिक बहुत खुशी देती हाँ, है? ठीक बात पूछे हैं। वो आंतरिक खुशी देती हैं जो एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है, मनोज बैठे हुए हैं। किन बातों पर गुस्सा आता है, टीस क्या है? हाँ, गुस्सा आता है सबसे बड़ा, ये मेरे जीवन का व्यक्तित्व का बहुत निगेटिव है, नकारात्मक पक्ष है क्रोधित होना। जब कहीं कोई गलत काम कर देता है, क्यों नहीं अपना खास हो, वहां मैं क्रोधित हो जाता हूँ। चाहता हूँ कि इसको अब संतुलन बनाऊं। इस उसके उम्र लिए में उपाय आपने कर लिया, आपने बगीचा लगाया है, सुबह सुबह लोग आपके पास फूल मांगने पहुंच जाते हैं कि इस बीमारी का इलाज फूल पौधों से आप प्यार कर रहे हैं। फूल तोड़ते हुए मैं देख लूं अपने गुरुजी को भी, तो मैं अपने क्रोध को नहीं रोक पाऊंगा कि ये काम अच्छा नहीं किया आप, क्यों ऐसा किए। फूल तोड़ना या जो भी कोई गलत काम है, मैं किसी को एक तरह से माफ नहीं करता। एक गलत काम में मेरे ही परिवार के मेरे छोटे भाई, तो मैं पुलिस बुलाया और उनको पुलिस के यहाँ हैंड ओवर किया। जेल, आप कई बार जो है जेल में जाना पड़ा आपको आंदोलन के दौरान, उसका कोई संस्मरण है जिसे हाँ, चाहेंगे? संस्मरण है। एक बार तो हम लोग जो वही आपके पिताजी के साथ जो गए थे मंत्रियों का घेरने बंगला, तो रात में 12 बजे वो सीआरपीएफ के जवान आए, हम लोगों को बस में भर के लाखों लोगों को शहर से बाहर कर दिया। तो वहाँ कैंप जेल बनाया था लोगों ने, स्कूल को बांस से रस्सी से घेर के, तो हम लोगों को उतार दिया वहाँ। हम लोग थोड़े देर रहे, 2-3 घंटा रहे, और फिर पैदल पटना के लिए चले। आज शाम को हम चले भी आए पटना पद यात्रा करके 50 किलोमीटर। आपके पिताजी रामदेव बाबू, जब हम लोग जयप्रकाश बाबू पटना में गद्दी खाली करो कि जनता आती है, मंत्रियों का घेराव करना था 4 नवंबर को, तो यहाँ से सैकड़ों हजारों लोग गए थे। हमारे नेता हुआ करते थे रामदेव बाबू, रामदेव सिंह जी, उनका हमारे जीवन पर अन्याय के खिलाफ लड़ने का बहुत प्रभाव पड़ा। वहाँ पर एक दिन पहले, माने 4 नवंबर के पहले 3 नवंबर को जेपी पूरे पटना को घूम रहे थे खुले जीप में। और मैं तो पढ़ा था, देखा तो आँख से नहीं था, कि भगवान बुद्ध का सम्मान जो पाटलिपुत्र ने किया था, वही सम्मान जेपी को उस दिन मिला पटना नगर वासियों के द्वारा। कहते हैं कि जेपी आंदोलन से जो लोग उभरे, वहीं से बहुत सारे लोग जो आज देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस दौर में बड़े बड़े पदों पर स्थापित हुए नेता बने, तो उसमें से कुछ बड़े करप्ट भी निकल गए। हाँ, ठीक बात। जेपी के से रहे या उनके आंदोलन में थे। सही बात। और आप चूंकि आपकी शुरुआत वहां से होती है, कहाँ चूक हो गई, कैसे वो लोग बन गए? ठीक बात, प्रश्न बहुत अच्छा है। चूंकि यहाँ हुई कि जो भी आंदोलन उभरता है, चाहे वो रूस का कम्युनिस्ट आंदोलन हो, चाहे जेपी आंदोलन हो, चाहे गांधी का असहयोग और आज़ादी की लड़ाई हो, दुनिया में कोई आंदोलन होगा तो सब तरह से लोग आते हैं। नहीं, देखिए हम लोग यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, अगर विश्व, क्योंकि जेपी का आंदोलन, जब जो लोग भी बिहार को पढ़ता है, बिहार को जानता है, जेपी आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था, तो उसको देखता है। आज़ादी के बाद अगर कोई कहे, अगर लालू प्रसाद ये कहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेपी हमारे गुरु थे, या कोई भी ये कहता है कि जेपी गुरु थे, तो गुरु माने गुरु होता है, उसकी छाप उस पर दिखती है। इसलिए मैंने सवाल किया और आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। जेपी आंदोलन का बिहार और हिंदुस्तान, बेहतर अर्थ में हिंदुस्तान के सामाजिक जीवन पर या राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? हाँ, राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ा कि पहले बार हिंदुस्तान के लोगों को ये महसूस हुआ कि हम अपने मतदान से केंद्रीय सत्ता को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं। और ये पहली घटना हिंदुस्तान में घटी कि दिल्ली की इंदिरा गांधी की सरकार समाप्त हो गई। इंदिरा जी जैसी ताकतवर लीडर की सरकार, ये लोगों को अपने लोकतंत्र का, अपने मतदान का विश्वास जगा। राजनीतिक एक ये हुआ। दूसरा एक चीज़ हुआ कि लालू ही सही, शुरुआत के लालू, बाद वाले लालू में अंतर है। शुरुआत के लालू भी जो समाजवादी रास्ते का काम किए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वो बहुत अच्छा काम था उनका। बाद में आके आदमी बदलता है, बाद में आके धन या पद के लिए वो जो उन्होंने किया हो, लेकिन शुरुआत के लालू भी इस बिहार के लिए, देश के लिए, एक जो पिछड़ों को, दलितों को
वो मुखर बनाए, वो लालू जी का बहुत बड़ा देन है। आपने लालू के दोनों पक्ष की बात की, शुरुआत और बाद के। लालू बदले, समय ने बदला, आप क्यों नहीं बदले? हाँ, अब आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मैं क्यों नहीं बदला। तो मेरी जो पृष्ठभूमि मानसिक या आप सामाजिक जो मेरा परिवेश बना, वो इस तरह से बन गया है कि हम चाहे जितने दिन भी किसी चरित्रहीन या वो अपराधी या किसी का मैं साथ रहूं, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हो। मैं एकदम जैसे कोई सिद्ध हो गया हो, पक गया हो। इसलिए बचपन से ही मैं जानता था ये गलत क्या है और सही क्या है, न्याय क्या है और न्याय क्या है। आप यही तो जानना चाहते हैं आज की बातचीत करके, आप पके कैसे? आपको पैसे का आकर्षण नहीं होता है? नहीं होता है। आपको पद का आकर्षण नहीं होता है? पद का नहीं, जितनी संस्थाएं हैं, अध्यक्ष और सेक्रेटरी सब दूसरे लोग रहे, हमारा कोई सवाल नहीं है। आप पके कैसे? ये मजबूती है। ठीक बात, बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसे पके। तो इसमें मैं बड़े लोगों को जो पढ़ा न है, बताया रामकृष्ण स्वामी जी, उसमें गांधी हैं, लोहिया हैं, मानवेंद्र राय हैं, बिनवा जी हैं, जयप्रकाश बाबू हैं, ये सब लोग जो मैं पढ़ा उनको, जो समाज और दुनिया को, मनुष्यता को बदलने के लिए आए, तो उनको किसी चीज़ का लोभ नहीं था और हमारे ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। मैं चाह करके भी गलत काम नहीं कर सकता, मेरा ऐसा बन गया है एक ये व्यक्तित्व मेरे भीतर। आप मुंह पर बोलते हैं, किसी को अगर गलत कर रहा है तो तुरंत विरोध करते हैं। तुरंत उसमें पिताजी भी, गुरुजी भी के साथ भी ये घटना घटी है। क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ा आपको? हाँ, खामियाजा भुगतना पड़ा। गांव में घर में ही लड़ाई शुरू, पड़ोसी की लड़ाई शुरू की, अर्जुन क्या खाया है, अब इसको मारेंगे तो लाश सब लोग नहीं उठाएंगे। तरह तरह का मूर्ति रख के गणेश जी का गांव में हुआ कि हम लोग शपथ लेते हैं कि जब तक ये लोग गांव में रहेंगे हम लोग इनको कहीं ढुकने नहीं देंगे। और कुछ ब्राह्मण लोग मुझे रास्ते में देखते तो कहते हैं जब मन करता है कि एक देही पर थूक दें। ऐसी भी घटनाएं घटी। और इन चीज़ों को ये तो शुरुआत में ही हो गई थी जब आपने 6वें 7वें की बात की। पिताजी नहीं 6वें 7वें 8वें में ये शुरुआत हुई थी हल्का, लेकिन ये जो गृहयुद्ध शुरू हुआ 1977 में जब हरिजन सबोज में गांव में किया। मैं दूसरी चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये बाद में बड़ा हो गया क्योंकि आपका विरोध बड़ा हो गया, आपका आंदोलन बड़ा हो गया। उस समय अभी आप तैयार हो रहे थे, तैयार हो रहे थे। लोग कहने लगे कि पंडित जी के लड़का बदमाश हो गए, बिगड़ गए। तब बिगड़ल लड़का के ब्याह कैसे भई, लोग कैसे आवत रहे, मतलब के हिम्मत कैलस कि अपन बेटी दे, क्या कि पंडित जी का अच्छा प्रश्न हो गई। इसका भी मैं खुलासा कर दूं। दुख है मेरा विवाह का, वैवाहिक जीवन का, कि मैं 5वां में भी पढ़ता था, कुछ भी शुरू नहीं हुआ था, तभी मेरा विवाह मेरे पिताजी कर दिए। उम्र आपकी 11-12 साल? 11-12 साल। 5वें के मैं विद्यार्थी था और मेरी शादी हुई और वैवाहिक जीवन ठीक से मेरा नहीं गुजरा। एक लाइन में ही उसको मैं अब कह रहा हूँ। मैं फिर दूसरे पहलू पर, ठीक है, शादी आपकी 5वें में हो गई, आप में लीडरशिप की क्वालिटी थी, वो स्कूल में भी दिखती होगी, कॉलेज में भी दिखती होगी, क्योंकि आप शुरू से बोलने में थे, विरोध करते थे और चीज़ों में आगे रहते थे। एक जो फिल्मों में हीरो का कैरेक्टर दिखाया जाता था वो था। अपना इलाका, इसी इलाके में थे, बहुत इन सब चीज़ों में कोई एजुकेशन नहीं था उस समय, तो बात ही नहीं होती। लड़कियां, कहीं भी आपका कहीं प्रेम प्रसंग चला या ऐसी चीज़ें हुई कि किसी से करीबी रिश्ता बना, या आपकी इच्छा हुई कि नहीं मैं यहाँ शादी करता तो अच्छा होता, चाहे वो स्कूल कॉलेज में हो या आंदोलन के दिन में होता, कि ये मेरे जीवन साथी रहती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। मैं ये तो सोचता रहता है कि ऐसी शादी ना करके मेरे मन पसंद, मेरे विचारों, मेरे सिद्धांतों से लड़की मिलती जो मेरे जीवन के साथ काम करती, ऐसा मेरा जीवन होता तो ऐसा मैं सोचता था। लेकिन इस तरह का प्रेम प्रसंग कहीं मैं संभव नहीं बना पाया, इसलिए कि शायद मेरे में ये कमजोरी थी किसी प्रस्ताव करने का या ऐसा कुछ। आज दूसरा एक सवाल था कि जो शादी हो गई थी उस शादी को छोड़ के और मैं अलग इस बारे में सोचूं, ऐसा संस्कार, ऐसी मानसिकता या ऐसा साहस, ऐसी दृढ़ता मेरे में नहीं हो पाई थी। इसलिए मैं इस पर काफ़ी सोच ही नहीं पाया। हालांकि
मतलब रुआ कहीं भैया के ससुरारी दो साथी के ससुरारी जाई तो कहीं से ही प्रपोजल ना मिले कि रुआ से हमारी शादी भई रही तो बड़ा बढ़िया भई रही। प्रस्ताव आया कि आपसे मेरी शादी हुई होती तो मैं कितनी अच्छा से, माने ये आता रहता, लेकिन मैं अपने को उधर से अपने को बचाए रखता। जब मैं सिवान में पढ़ रहा था कॉलेज में, तो एक गुजराती परिवार था, 6 महीना हमें उनके साथ डेरे पर रहने का मौका मिला। पहले से परिचय था, वो लोग हमारे यहाँ मंदिर में, जिस मठिया में रहता था, वो लोग आते थे, उनके पुजारी लोग थे, तो वहाँ रहने के लिए मौका मिला। वो लड़की भी हमारे साथ पढ़ती थी। तो मैं भाई बहन के रिश्ते से एक संस्कार जो मठिया और घर का मिला था, इस रिश्ते से मैं देख रहा था, उसके इच्छा से मैं प्रतिकूल काम कर रहा था। मेरे साथ फोटो है, इसके बाद मैं दिखाऊंगा, यहीं पर है, रखा गया है। तो इस मामले में मैं नहीं, कहीं मैं फिर आपको रोक रहा हूँ। उस समय आप ही के समय में एक उपन्यास बहुत पॉपुलर हुआ, आज भी लोग पढ़ते हैं, गुनाहों का देवता। आपका नजरिया दूसरा था, आप उसको बहन की निगाह से देख रहे थे, या अपने यहाँ के जो संस्कार जो बचपन से दिया जाता है या लादा जाता है? हाँ, लादा जाता है, दोनों। तो उस लड़का लड़की है, उम्र है, प्रेम हो सकता है, वो शादी में परिणित हो सकता है, अच्छा भी है, लेकिन मैं बहुत सपोर्टर हूँ। आज जो लोग प्रेम विवाह करते हैं, मैं आनंदित होता हूँ। और एक किस्सा बता देता हूँ कि मैं एक बगीचा से गुजर रहा था 7-8 साल पहले, तो प्रेम विवाह किए थे दलित और पिछड़ा वर्ग के लड़के बगल गाँव टारी के। तो वो घर वाले दोनों उनको अपने घर में प्रवेश नहीं करने देते थे। और लड़की को प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, वो बच्चा होने वाला था। हमको लोगों ने बताया, तो दोनों को ले आके मैं 5 माह अपने घर रखा, और बच्चा हमारे यहाँ हुआ। जब वो लोग जाने के लिए तैयार हुए 5 माह के बाद, तब वो हमारे घर से गए हैं। मैं प्रेम विवाह या प्रेम करना, ये तो माने कितना अच्छा चीज़ है। मैं आपके जीवन पर आ रहा हूँ, जहाँ गुजराती परिवार की बात कर रहे थे, और उधर से उनको आपके प्रति एक अट्रैक्शन हुआ या प्रेम हुआ, और ये मन में था कि हम जीवन साथी बनाएं, तो वो हो नहीं पाया। तो उसका गिल्ट कहीं होता है, लगता है कि हो जाना चाहिए था? नहीं, मेरे पास गिल्ट नहीं है। मैं इस पॉइंट पर खुश हूँ कि अपने को मैं बचा लिया वहाँ से। जो परिवार विश्वास किया हम पर, 11 बजे रात तक हम लोग साथ में पढ़ते। कोई एक बाहरी आदमी जो केन मैनेजर था, उनकी माँ से शिकायत किया, तो माँ जब दूसरे दिन हम लोग बैठे, तो हम किसी से, हमसे भी वो कहा, लेकिन हम किसी से नहीं कहे, लेकिन माँ कहीं कि देखिए आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, यदि आज मिल जाता तो पुलिस वाला उसको मैं डंडा से पिटवाती। भरोसा परिवार का जो था, उसको मैं निभा पाया, इसका मुझे खुशी है। आज भी कहीं कोई इस तरह की भावना मेरे में नहीं है। मैं उस विश्वास को निभाया, ये आनंद मुझे आज भी दे रहा है। आपके साथ दोहरा संघर्ष था, एक बाहर वालों से संघर्ष, एक घर में संघर्ष, घर में पत्नी से संघर्ष, पिताजी शुरू में ही विरोध किए, पुत्र लोग का व्यवहार कैसा रहा? उनको भी लगता होगा कि पिताजी मुझे बहुत समय नहीं देते हैं, ज़्यादा समय उनका, क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूँ, बाबूजी मेरे भी चूंकि सोशल वर्कर थे, तो रेणुकूट में थे, बराबर लोगों का आना जाना था, तो समाज को ज़्यादा देते थे। तो इस बात को मैं भी महसूस करता हूँ कि मैं बेटा हूँ और मेरा हक है जो आपके समय पर, बाकी आपकी सारी चीज़ों पर, वो मुझे नहीं मिलता है। तो ये भी शिकायत होती होगी? हाँ, पूरी शिकायत है। इसमें मैं गिल्टी, एक तरह से अपराधी हूँ कि अपने बच्चों को जो प्यार, जो शिक्षा, जो स्नेह देना चाहिए, उससे मैं उनको वंचित रखा। वो इसको इस तरह से देखेंगे तो शायद हल्का हो जाएगा। मैं दर्द समझ रहा हूँ कि जहाँ पर पूरा समाज और उस इलाके के बच्चे अपने बच्चे हो जाते हैं, तो फिर बट जाता है इस मामले में। और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो ठीक है, उनका हक है आप पर, तो उनकी शिकायत वाजिब है। वाजिब है। जेपी आंदोलन के बाद आपकी जो यात्रा, क्योंकि आप अध्यापन में लग गए थे, एक आपका वो आपकी नौकरी थी, दूसरा आपका संघर्ष राजनीतिक, तो आपका राजनीतिक जीवन कैसा रहा? राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? और जो शुरू का आपका नज़रिया था राजनीति को देखने का, और आज उम्र के इस पड़ाव पर क्या नज़रिया में कोई बदलाव हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
शुरुआत में राजनीति में आने का मेरा जो कारण था वह यह कि आर्थिक और सामाजिक रूप से राजनीति के ही माध्यम से बदलाव हो सकता है, और दुनिया में जो परिवर्तन हुए या मनुष्य जो उसका जो विकास हुआ वो राजनीति का ही देन है। आज गांव में पीसीसी की ढलाई हुई है, कई कई स्कूल चल रहे हैं, बिजली आई है, लोगों में एक गतिशीलता सक्रियता आई है। जो बंद समाज था वो आज खुला समाज है, ये राजनीति का देन है। आपने जो अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, जो जर्नी शुरू की, उसमें अपने आप को कहाँ देखना चाहते थे, वहाँ पहुँचे? आप राष्ट्रीय नेतृत्व चाहते थे या बचपन से इच्छाएं नहीं थी, केवल समाज सुधार में उतरना था? क्या आप जहाँ सोचते थे वहाँ पहुँचे या कोई टीस है मन में? बहुत सूक्ष्म, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मेरे मन में कबो ये सवाल नहीं उठा था कि राजनीतिक जो नेतृत्व है या कोई विधानसभा या किस तरह से, ऐसा कोई मन में भाव नहीं था। कैसे समाज बदले एक लक्ष्य रहता था कि आर्थिक दलित जो दबे हुए लोग हैं, कुचले हुए, बहिष्कृत उपेक्षित लोग हैं, कैसे वो आए। हम रुका नहीं। आदमी के हाथ में जो पावर होला, सत्ता मतलब पावर, रुआ कोनो पद पर बानी तो पावर बा, तो शायद जो बदलाव रुआ करे के चाहता नहीं वो ज्यादा आसान हो। हाँ, ज्यादा आसान होता है। तो रुआ काहे ना सोचने कि हाँ MP बनी, MLA बनी, चाहे और ऊपर हम जाएं। हाँ, तो अलग अलग रुचियां होती हैं। मेरी रुचि उस तरफ बहुत नहीं रही। वैसे हम बन जाएं, जाके काम करें विधानसभा पार्लियामेंट में, उससे बहुत हमको, मैंने ये भी नहीं है कि ना वो काम नहीं करेंगे, वो भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत जोर हमारा उस पर नहीं था। अभी चुनाव लड़के मन बा आगे? अभी चुनाव लड़के अभी मेरा मन नहीं है। नहीं, मन आपका मेरा मन नहीं है। अगर राज्यसभा में आपको सदस्य बनाया जाए क्योंकि तो जा सकते हैं, तब जा सकते हैं। इस पूरी जर्नी को आप देखिए, मुझे लगता है कि 60 से भी अगर मैं बात करूं तो 40 उधर, 60 में आप परिपक्व थोड़ा सा हो चुके थे, 40 उधर और 18 इधर, मतलब 60 साल की जो जर्नी है, 6 दशक की जो जर्नी है, उसमें कौन कौन सा ऐसा काम है जो घनश्याम शुक्ल को घनश्याम शुक्ल बनाता है? मैं एक बार MP के टिकट आम आदमी पार्टी से लोगों ने दबाव बना दिया था, दिल्ली से भी, यहाँ से भी कि नहीं, तो मैं घूम रहा था, लोगों से कह रहा था कि टिकट में तो मैं लड़ूंगा। तो लोग बड़ा, माने कुछ लोग कहे, दूसरे पार्टी के लोग, कि आपके लिए मुझे बंदूक चलाना पड़ेगा, तो मैं बंदूक चलाऊंगा। कुछ लोग से मैं कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं। सीधा साधा गांव का किसान कहा कि आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं है, आप आइए। और पूरे गांव इलाके में एक माहौल बन चुका था मेरे प्रति। ये एहसास हुआ जो इसके पहले मुझे नहीं था कि विश्वास का, चरित्र का, ईमानदारी का क्या समाज में भरोसा है, मुझे दिखाई पड़ा। टिकट तो नहीं मिला, मैं लड़ा नहीं, लेकिन एक जीवन में मेरे विश्वास पैदा हुआ कि सही काम का क्या अंजाम होता है, आज कितनी प्रतिष्ठा इलाके में है, ये एक चीज़ मुझे मिला। आप कमरे में जब शांत बैठते हैं, चिंतन करते हैं, आंखें बंद करते हैं और इस पूरी यात्रा को देखते हैं, तो कौन सी चीज़ ऐसी रह गई है जो आपको कचोटते कि नहीं ये हो जाना चाहिए था, ये करता, जो भूख आपके अंदर पड़ी हुई है, पीड़ा कि नहीं ये कर लूँ समाज के लिए, ये चीज़, क्योंकि उम्र का कोई भरोसा नहीं है, डर भी लगता हो जब आदमी आता है कि यार कब चला जाऊँ, तो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, जो आपके अंदर चलता है, क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जो आप नहीं पूछते तो शायद मैं नहीं कह पाता। बहुत लोगों से नहीं कहा हूँ, कुछ से कह दिया हूँ। एक इच्छा बहुत पहले से थी कि इस इलाके में शैक्षणिक रूप से सबसे जो पिछड़े लोग हैं, शैक्षणिक और सामाजिक दोनों, वो बांसफोर और नट जात के लोग हैं। इनके लिए एक आवासीय आश्रम बना के इनको शिक्षा, रहना, खाना पीना, एक संस्कार भी देना, ये काम बहुत पहले मैं सोच रहा था। लेकिन कॉलेज का काम जो सामने आ गया, वो जब तक कि निभता नहीं है तब तो मैं ताक में हूँ कि कब काम हमसे हटे कि मैं उसको शुरू कर दूँ। जैसे हटेगा मैं, अब मेरा जीवन का बेहतर और अंत वाला काम होगा। मैं थोड़ा सा हटके एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी भावना पवित्र होगी,
दलित के लिए या कमजोर वर्ग के लिए और काम करते रहे। जो आरक्षण आया, क्या आपको नहीं लगता है कि कई क्षेत्रों में, पता नहीं आप किस रूप में आरक्षण को देखते हैं, मेरा सवाल सीधे सीधे ये है, क्योंकि मेधा, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, कई जगह मुझे लगता है कि मेधा, मेरा व्यक्तिगत ये है कि मेधा के आधार पर ही चीजें होनी चाहिए। आप उनको आर्थिक सहयोग दीजिए, कमजोर है तो एजुकेशन दीजिए, लेकिन जबरदस्ती डॉक्टर बना देना, इंजीनियर बना देना, कैसे, आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आरक्षण जो है वो सिद्धांततः, मैं लोहिया या अम्बेडकर जो आरक्षण के वो पैरोकार थे, मैं उस संदर्भ से बात कर रहा हूँ कि समाज में आरक्षण आवश्यक था। आरक्षण आर्थिक मामला नहीं है उनको संपन्न बनाने का, वो एक सामाजिक मामला है जो सदियों हजारों साल से किसी के सामने वो कुर्सी पर, खाट पर, चौकी पर बैठ नहीं सकते थे, सड़क पर चल नहीं सकते थे, उनको आरक्षित किया गया कि मेधा में भले कमज़ोर हों तो एक घोड़ा जो 5 किलो चना 10 किलो रोज़ खाता है, एक घोड़ा सूखा घास खाता है, दोनों को एक साथ रेस में हम कभी नहीं ला सकते। तो आरक्षित किया जाए उनको, कि उनको कुर्सी मिले, सम्मान मिले, उनके भीतर एहसास हो कि हम भी समाज में आगे जा सकते हैं और लोग उनको देखें, इसके लिए आरक्षण आया। भावना सही है, लोग देखें। एक सेकेंड, और जो आप कहते हैं डॉक्टर और इंजीनियर का, तो हिंदुस्तान में, और देश का तो मैं नहीं जानता, हिंदुस्तान में तो कितने MBBS और इंजीनियरिंग के कॉलेज खुले हुए हैं कि 10-20 लाख रुपया दीजिए और नालायक बेटे को डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, वो समाज तो झेलता है। वो नहीं, वो गलत है, वो गलत है। अगर राशन कार्ड की तरह सर्टिफिकेट मिल रहा है तो क्या उस गलत से हम इस गलत चीज को सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है कि कम मेधा वाला डॉक्टर बन गया, कम मेधा वाला इंजीनियर बन गया, कम मेधा वाला टीचर बन गया, या किसी क्षेत्र में चला गया, तो उसके सामने ही आज़ादी के बाद से ही एक घटना घट रही है कि कम मेधा वाला अमीर बाप का नालायक बेटा भी आके फ्रंट पर इंजीनियरिंग और मेडिकल का काम कर रहा है। ये नहीं खतरा, क्योंकि वो यदि सहता है, जीवन का सवाल है, और आप मेधा नहीं है, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करते तो आदमी का जीवन जाएगा। सड़क पुल मकान बनाते हैं, ठीक से नहीं बनाएंगे तो लाखों लोगों का जीवन चला जाएगा। और ये जो डिग्री बटोर रहे हैं, आप अपने बेटे को पैसा देकर डिग्री तो दिलवा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनवा सकते, वहां तो आप साइड हो जाएंगे। यही वजह है कि आज करोड़ों लोग डिग्री लेकर भी बेरोजगार हैं, क्योंकि टैलेंट नहीं, जाना तो टैलेंट को ही। तो इस पर मैं जानना चाह रहा हूँ। इस पर है कि उनके पास टैलेंट नहीं है, फिर भी उनको आरक्षित किया जाता है। ये समाज जो हजारों साल से उनको दबाया है, यदि आप आरक्षित नहीं करते हैं तो फिर यदि प्रतिभा के नाम पर लाएंगे तो 1000 साल वो फिर उसी जगह रह जाएंगे। देश और समाज थोड़ा पिछड़े और उनका विकास हो जाए, ये देश के हित में है और समाज के हित में है। हमारे थोड़ा करुणा का सवाल है आरक्षण के साथ, समता का तो है ही, करुणा का है। करुणा ये है कि हमारे घर में 4 भाई हैं, एक आदमी को टीबी हो गया तो उनके लिए भोजन, दवा सब आरक्षित हो जाता है। 3 भाई को वो भोजन नहीं दिया जाता है जो उनको दिया जाता है। समता के दृष्टिकोण से ही ये बात सही है। उसी तरह से समाज में जो हजारों साल से जिनको पानी नहीं पीने दिया गया, कुआं पर खड़ा होने नहीं दिया गया, वेद मंत्र सुनते हुए उनके कान में शीशा घोर के डाल दीजिए, राम जी हत्या करते हैं शंभू का, द्रोणाचार्य अंगूठा कटवा लेते हैं, उस समाज में थोड़ा हमारा समाज पिछड़ता ही आरक्षण देने से, तो बहुत बुरा बात यह नहीं। पार्ट टाइम के लिए, आपद धर्म के लिए इसे सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है। चलिए, लंबा विषय है, इस पर तो बहुत इसको हो सकता है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए आज जो नेता इसका रूप देते हैं वो गलत है, लेकिन जो चिंतन है वो मातृभाव से है, करुणा के भाव से है, समता के भाव से है। ये मनुष्यता के लिए होनी चाहिए। ब्राह्मणों में भी बहुत गरीब लोग हैं, गरीबी का एक बार और फिर पिछड़े। मैं मनोज जी एक बार और माइंड में इसको जान लीजिए कि गरीबी दूर करने के लिए आरक्षण नहीं होता है। चूंकि लोग इसको इसी रूप में लेते हैं, इसीलिए हार्दिक पटेल गोला नेतृत्व में जाट लोग आंदोलन कर लेते हैं या दबाव बना के सरकार से ले लेते हैं। ये इसके लिए नहीं है, गरीबी दूर करने के लिए नहीं है। कुछ % लोग नौकरी पाके कितने लोगों की गरीबी दूर होगी। ये सामाजिक मामला है, आर्थिक मामला बिल्कुल नहीं है। सामाजिक ये मामला है
कि उनको समाज में बहुत दबाया गया था, तो सामाजिक रूप से वो थोड़ा बैठें, पद पाएं, मुखिया बने, कुर्सी पर आएं, उनमें एक स्वाभिमान पैदा हो, जो उनका स्वाभिमान मर गया है। ये आर्थिक मामला है ही नहीं, लेकिन आम लोग आर्थिक मामला सोचते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ब्राह्मण में भी गरीब हैं। ठीक है, ब्राह्मण में गरीब हैं, लेकिन उस गरीब ब्राह्मण को तो कुर्सी पर से कोई नहीं ढकेलता। लेकिन जगजीवन राम की मूर्ति को अनावरण करते हैं, जगजीवन बाबू अनावरण करते हैं संपूर्णानंद की मूर्ति को, तो उनको धो देते हैं पंडित जी लोग बनारस में। गरीब सवर्ण भी इज्जत पाता है, समाज में कुर्सी पाता है। गरीब ब्राह्मण को तो कोई नहीं कि नीचे बैठिए, लेकिन अमीर दलित को भी नीचे बैठाते हैं लोग। तो ये सामाजिक मामला है, आर्थिक मामला बिल्कुल नहीं। चूंकि मतलब आर्थिक चश्मा से लोग देखते हैं इसको। इज्जत के लिए, उनके सम्मान के लिए हम एक अयोग्य व्यक्ति को एक ऐसी जगह पर बैठा रहे हैं जहां बहुत और जोग का कोई सवाल नहीं है। मान लीजिए कि किसी को 80 नंबर है, किसी को 70 नंबर है, थोड़ा तो करीब है। ऐसा भी हुआ है, बिल्कुल योग्य तो नहीं है। आरक्षण है और 2 नंबर 4 नंबर वाले का चूंकि कोटा है तो उनको एडमिशन हुआ है, और यहाँ पर 60, 70, 50 वाला आत्मदाह बहुत आत्मदाह कर रहा है, बहुत अच्छा बात। लेकिन आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि समाज में जब आप ही पंडित जी हैं, आपको कथा बाँचने नहीं आता है, फिर भी आप ही पूजा कराते हैं। आरक्षित उनका है ना पूजा करना, क्यों? हजारों साल से काहे पंडित जी ही पूजा कराएंगे? मंदिर के पुजारी वही क्यों होंगे? आरक्षित उनका आरक्षण है उनका। अब तो बदल गया, विंध्याचल में नहीं, एक आध जगह नहीं बदला नहीं है। आज भी गांव में आप जहाँ रहते हैं कौशल में, आपके घर में पूजा कौन कराता है? आयोजन, तिलक, यज्ञ, श्राद्ध कौन कराता है? वो सब छोड़ दीजिए, वो बात छोड़ दीजिए। आरक्षण है सवर्णों का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे इतनी महत्वपूर्ण बातचीत की, बड़ी बेबाकी से बातचीत की, और पूरा संस्मरण जो जेल का था, बचपन का था, और घर की जो चीजें थी, बिल्कुल खुलकर बातचीत की। और आपका जीवन एक किताब है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस किताब को आप लोग पढ़ेंगे। हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे कि सादा जीवन उच्च विचार, वो मुहावरा हमारे सामने हैं पंडित घनश्याम शुक्ल के रूप में। अगले एपिसोड में हम किसी और सरताज के साथ होंगे। तब तक अपने दोस्त मनोज भाऊ को दे विदा। नमस्कार। सादर।